हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ज्वालामुखी, जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से इस क्लास को देखना। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का सामान्य परिचय कि ये कैसे उत्पन्न होती है, ज्वालामुखी है क्या, इस क्रिया को गठित होने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, और साथ ही साथ इससे निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनकी बात करेंगे। और जस्ट अगली क्लास में हम बात करेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। तो ये 2 से 3 क्लास होगी हमारी, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक है ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या होता है, तो इससे समझने के लिए, वोल्केनो को समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इसकी रूपरेखा अर्थात इसके बारे में जानना होगा कि ये होती क्या है। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं, उनमें घटित होने वाली एक क्रिया है, शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जिस प्रकार हम बात करें आंतरिक शक्तियों की, तो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां होती है, तो आंतरिक शक्तियों में भूकंप की भांति, जैसे भूकंप होता है और पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होता है, तो भूकंप की भांति ज्वालामुखी भी एक घटित होने वाली आकस्मिक घटना है जो शीघ्र ही घटित हो जाती है। अर्थात इसका जो समय होता है घटित होने का, वह क्षणिक होता है, यानी कि कुछ ही समय में ये शुरुआत हो जाती है और इसकी जो चलने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। तो यह घटना आकस्मिक होती है। और यह होती कैसे है, इसकी जो प्रक्रिया है उसको समझना होता है। तो यह एक विनाशकारी घटना है और क्षणिक होती है और शीघ्र घटित हो जाती है। तो इसमें पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती है। तो उनका जो तृप्त रूप होता है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, तो मैग्मा जब धरातल पर आता है, तो धरातल पर आने की जो प्रक्रिया है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती है, उन हलचलों के द्वारा उत्पन्न जो क्रिया है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी के लिए एक परिभाषा हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत भूगर्भ में गैसें एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके धरातल पर प्रकट होने, जैसे ही नीचे गैस और लावा बनता है, वहां बनने की प्रक्रिया तथा उसको धरातल पर प्रकट होने की जो संपूर्ण क्रिया है, उस क्रिया को ज्वालामुखी की क्रिया के नाम से जाना जाता है। और यह परिभाषा बुर्लिज एवं मॉर्गन ने दी थी। इसके अलावा हम बात करें कि जो ज्वालामुखी की क्रिया है यह कैसे घटित होती है, तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक स्थलीय भाग है, यानी कि एक धरातल का भाग है या टुकड़ा है। इसको अच्छे से समझना है यहीं पर। और यहाँ पर हम ज्वालामुखी की क्रिया को संपन्न करके बताएंगे कि ज्वालामुखी की क्रिया किस प्रकार घटित होती है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थलीय भागों में एक स्थायी क्षेत्र होता है जिसको मैग्मा चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी की क्रिया को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर स्थलीय खंड है, तो स्थलीय खंडों में ठोस चट्टानें हैं, ठोस चट्टानों के नीचे, और ये लगभग 50 किलोमीटर की गहराई में नीचे की ओर। तो यहाँ हम देखिए तो कौन कौन सी चीजें यहाँ स्थित होती है। तो यहाँ पे हम बात करें ठोस ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा ठोस बेसाल्ट चट्टानें, और अगर बात करें ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे द्रवित बेसाल्ट यहाँ पर पाया जाता है। और यह बेसाल्ट जलवाष्प के साथ धरातल से ऊपर की ओर चलता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को अभी हम एक एक करके देखेंगे। इससे पहले आपको समझना होगा कि ये किन किन रूपों में यहाँ देखने को मिलती है। एक डायग्राम है, यानी कि कोई स्थलीय भाग है, और स्थलीय भाग जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो स्थलीय खंड है, और स्थलीय खंड में धरातल से गहराई में लगभग 50 मीटर की गहराई में नीचे की ओर जो चट्टानें होती है वह कौन सी अवस्था में होती है,
मैग्मा की अवस्था में होती है। और मैग्मा का निर्माण कैसे होता है वो भी अभी हम देखेंगे। तो यह ज्वालामुखी की जो क्रिया है, ज्वालामुखी की जो क्रिया है वह अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलती है। समझना अब इस चीज को, यानी कि स्थलखंड है और स्थलखंड में लगभग स्थल से 50 किलोमीटर की गहराई पर मैग्मा चेंबर, जिसको हम मैग्मा चेंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चट्टानें क्या होती है, पिघली हुई अवस्था में होती है। अब पिघली हुई अवस्था में यानी कि द्रव्य अवस्था में होती है, लेकिन इसके पीछे कारण है कि ये गर्म कैसे होती है, तापमान कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर उच्च तापमान किसके कारण होता है? एक तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण माना जाता है कि एक गैस का गोला था और उसी गैस के गोले से, या आग का गोला था, उस गोले के ठंडा होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है अभी भी गर्म अवस्था में है या अधिक तापमान यहाँ पर पाया जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे कुछ सक्रिय पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, लगातार ऊष्मा का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे लगातार टेम्परेचर बढ़ने के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन पिघली हुई अवस्था में नहीं होती, अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो ऊपरी परतें होती है उनका दबाव अधिक होता है, और दबाव अधिक होने के कारण कोई भी जो चट्टान है या जो खनिज है वो तरल अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि तरल होने के लिए उनको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो इनका आयतन नहीं बढ़ेगा, तो ये तरल अवस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो इसमें हम देखते हैं ये जो आंतरिक क्षेत्र है द्रवित बेसाल्ट का क्षेत्र है, जहां मैग्मा चेंबर स्थित होता है, वहां से जलवाष्प गैसें आदि, मैं लिख देता हूं, राख निक्षेप यानी कि ये जो आपको ढेर दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं राख निक्षेप, और ये जो सेकंड वाला है इसे बोलते हैं लावा निक्षेप। तो लावा निक्षेप यानी कि सबसे नीचे क्या होगी, यानी कि जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें से ये जो ऊपर की ओर आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें गैस और राख के कण या यूं कह सकते हैं ज्वालामुखी कण इसमें ऊपर की ओर फैल जाते हैं, वायुमंडल में फैल जाते हैं। और जो लावा होता है वो चारों ओर एक शंकु के रूप में फैल जाता है। तो इसे लावा निक्षेप और राख निक्षेप के नाम से जाना जाता है। लगातार कैसे और किस प्रकार गठित होती है? तो मैग्मा जो चेंबर है इसकी जो गहराई है वह है 50 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी है वह आकस्मिक घटित होने वाली एक घटना है, और ये पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही मानव क्या करता है, इनकी पूजा करता आ रहा है। जैसे कि हम बात करें जापान का एक ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। जापान लिख लेना, जापान में एक ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं फ्यूजियामा। इसके अलावा एक देश है कीनिया में स्थित है किलिमंजारो। और भारत की बात करें, तो भारत में इसे ज्वाला माता बैरन के नाम से जाना जाता है, और लोग प्राचीन काल से ही इनकी देवी के रूप में पूजा करते आ रहे हैं कि ये पृथ्वी की देवी है और इसकी हम पूजा करते हैं। तो ये सब कुछ उदाहरण हम देखेंगे आगे, और साथ ही साथ यानी कि ज्वालामुखी के आकस्मिक घटनाएं, और आपको थ्योरी में कैसे लिखना है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में भूकंप की भांति ज्वालामुखी भी एक आकस्मिक और विनाशकारी घटना है, जिसका स्थल पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इससे जल
स्थल पर, स्थलीय भागों पर जन धन और माल की हानि होती है। प्राकृतिक वातावरण को भी इससे हानि होती है, लेकिन इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ये लिखना है कि जो ज्वालामुखी का उद्गम क्षेत्र है वह स्थल से 50 किलोमीटर की गहराई पर मैग्मा चेंबर से होता है, और साथ ही साथ इसमें जो चट्टानें होती है वह द्रवित अवस्था में होती है। अब ये क्या होता है इसमें कि चट्टानों के माध्यम से या चट्टानों की दरारों के माध्यम से या भ्रंश के माध्यम से समुद्री जल और स्थलीय जल इस गहराई में पहुंच जाता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर क्या करता है, कमजोर चट्टानों को तोड़कर ऊपर की ओर निकलता है। जैसे ही ऊपर की ओर निकलता है, रास्ता बनाता है, तो उसके साथ मैग्मा भी बाहर की ओर आता है, और यह क्रिया जब धरातल पर प्रकट होती है, यानी कि वाष्प का बनना, गैस का बनना, लावा का बनना और इसका आंतरिक भागों से ऊपरी भागों की ओर आना, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। और इस क्रिया का अध्ययन करना, इस क्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे ज्वालामुखी विज्ञान के नाम से, किस नाम से, इस संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको हम वोल्केनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे की हम चर्चा करते हैं। हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी है इसके उद्गार के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, किन किन कारणों से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और इसके लिए जो उत्तरदायी कारण है कि इनकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है, एक इम्पोर्टेंट है, भूगर्भ का उच्च तापमान। भूगर्भ का उच्च तापमान किस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। अब ध्यान से समझना एक एक चीज को, तो ध्यान से देखना। पहला है भूगर्भ का उच्च तापमान। भूगर्भ का यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में, अब पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक तापमान किस कारण होता है, एक एक चीज समझना। पहला है इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊष्मा का उत्सर्जन। तो लगातार पृथ्वी में स्थित जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता रहता है। इस वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान लगातार बढ़ता रहता है। और दूसरा, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति में सहायक पदार्थ क्या थे, गर्म थे, तो वो आज भी गर्म अवस्था में, इसलिए जो आंतरिक चट्टानें हैं वो पिघली हुई अवस्था में या अर्ध तरल अवस्था में देखने को मिलती है। अब अगली बात हम इससे निकालते हैं, तो वो बात आती है कि जो पृथ्वी है इसमें स्थल से हम गहराई की ओर जाते हैं, स्थल से गहराई की ओर जाते हैं, तो तापमान में जो परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन की जो दर है वह इस प्रकार है। तापमान परिवर्तन की जो दर है वह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, और यह दर है 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार नीचे की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मैग्मा चैम्बर क्षेत्र होता है, अर्थात 50 किलोमीटर से अधिक गहराई वाला जो क्षेत्र होता है, वहां जाते जाते चट्टानें तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जहां पर दबाव कम होता है उसी क्षेत्र में चट्टानें तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है तो चट्टानें तरल अवस्था में आती है और कमजोर चट्टानों को तोड़कर धरातल पर प्रकट हो जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि लगातार भूगर्भ का बढ़ता हुआ तापमान ज्वालामुखी के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बात करें गैसों व जलवाष्प की उत्पत्ति। विभिन्न प्रकार की गैसें व जलवाष्प, ध्यान रखना ये जो सेकंड कारण है, ये सबसे मेजर कारण है ज्वालामुखी की उत्पत्ति के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गैस और जलवाष्प किस प्रकार उत्तरदायी हो सकते हैं ज्वालामुखी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो गैस और जलवाष्प है ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि किसी भी क्षेत्र को आसानी से तोड़ देते हैं। तो हम बात करें जल की,
तो जल क्या होता है, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करना। ये स्थल क्षेत्र है और ये जल क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, जलीय क्षेत्र में कुछ दरारें होती है, कुछ दरारें या संधियां होती है, और इन दरारों और संधियों के माध्यम से जल मैग्मा चेंबर में, मैग्मा चेंबर में जल पहुंच जाता है। जैसे ही ये जल इन मैग्मा चेंबर में अथवा पृथ्वी की आंतरिक गहराइयों में पहुंचता है, तो इसके क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, जब पानी नीचे की ओर जाता है तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से होते हुए जाता है। तो चट्टानों में पाई जाने वाली जो गैस होती है वो भी जल के साथ घुल जाती है या जल के साथ मिल जाती है, और जल के साथ यह आंतरिक क्षेत्रों में या अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में पहुंच जाती है। जैसे ही मैग्मा चेंबर में पानी पहुंचता है तो वहां पर अत्यधिक तापमान के कारण जल किसमें परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पहुंचने के बाद टेम्परेचर अधिक होगा, तो अधिक टेम्परेचर के कारण जल किसमें परिवर्तित, गैस में। तो गैस में यानी कि 135 डिग्री सेल्सियस, 135 डिग्री सेल्सियस तक जो जल है वह गर्म होके गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि 135 डिग्री सेल्सियस पर जब जल गर्म हो जाता है तो उसका जो रूप होता है, गैसीय रूप होता है, इतना भयंकर होता है कि वह आसानी से चट्टानों को तोड़ देता है। तो जिस क्षेत्र में चट्टानें कमजोर है तो दरारों के माध्यम से, तो यहाँ पे जो दरार है, दरार या भ्रंश, जिन क्षेत्रों में दरार अथवा भ्रंश पाए जाते हैं उन भ्रंशों के माध्यम से जल कहाँ पहुंच गया, मैग्मा चेंबर में या पृथ्वी की आंतरिक गहराइयों में पहुंच गया, और साथ ही साथ चट्टानों की गैसें भी पहुंच गई। तो यहाँ आकर ये क्या करती है, वाष्प का रूप धारण कर लेती है, और वाष्प जैसे ही कोई वस्तु गर्म होती है तो उसका आयतन बढ़ता है। तो ऐसे ही जल का आयतन बढ़ता है, गर्म होते हैं गैस के रूप में, तो यह आयतन बढ़ने के कारण बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जिन चट्टानों की दरारों के मध्य से या भ्रंशों के माध्यम से जल आंतरिक क्षेत्रों में पहुंचता है, उन दरारों के माध्यम से पुनः बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जैसे ही जल गैसीय रूप में ऊपर की ओर उठता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये क्या करता है, इन चट्टानों को तोड़ देता है, चट्टानों को तोड़कर बाहर निकल आता है। तो साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पे आयतन बढ़ेगा, चट्टानें टूटेगी, ऊपर की ओर उठेगी, तो ये जो नीचे अर्ध तरल अवस्था में चट्टानें थी वह क्या करेगी, पिघल जाएगी, और पिघलते ही ऊपर की ओर जल के पीछे पीछे ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। और यह क्रिया जब धरातल पर प्रकट हो जाती है तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जल और गैस ज्वालामुखी क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है असंतुलन। असंतुलन क्या होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के द्वारा क्षेत्र विशेष में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जैसे ही असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे ही स्थलीय भागों पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैग्मा चेंबर में, अर्थात जो मैग्मा क्षेत्र है पृथ्वी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र है जहां पर मैग्मा का निर्माण होता है, समझना इस चीज को। मैं पृथ्वी का अर्धगोला बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मान लीजिए यहां पे असंतुलन होता है, असंतुलन होता है, तो इस क्षेत्र में स्थित जो मैग्मा चेंबर है, मैग्मा, जैसे यहाँ पे असंतुलन होता है, यहाँ पे बाहर कम होता है, तो इस तरफ से मैग्मा क्या करता है, जो असंतुलित क्षेत्र है उसकी ओर गति करता है। तो असंतुलित क्षेत्र को संतुलित बनाने के लिए मैग्मा क्या करता है, प्रवाह करता है। तो प्रवाह करने के दौरान ध्यान रखना, जैसे ही मैग्मा प्रवाह करता है असंतुलन को संतुलित करने के लिए, तो जैसे ही प्रवाह करता है तो अपने से ऊपर वाली चट्टानों को क्या करता है, पिघाल देता है, गला देता है। तो इससे क्या होता है, आंतरिक क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर वाली चट्टानों को स्पर्श करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन, ध्यान रखना संरचनात्मक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन। जैसे ही संरचनात्मक परिवर्तन होता है और यह मैग्मा आगे की ओर क्रिया करता है,
इसी संतुलन को स्थापित करने के लिए। तो ऐसा करते समय चट्टानों में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। तो गति उत्पन्न होने से संचलन होता है, संचलन होने से भ्रंश का निर्माण होता है, और फिर जैसे ही गति करेगी कौन, मैग्मा चैम्बर में चट्टाने या जो आंतरिक भाग है वो उसमें गति होगी तो भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो इस क्रिया के दौरान संतुलन की स्थिति को स्थापित करने के दौरान गति होगी। इसके अलावा नई संरचनाओं का निर्माण होगा, भूकंप के झटके महसूस होंगे। तो जैसे ही इसमें गति होगी तो स्थलीय भागों पर जहां पर चट्टानें कमजोर पाई जाती है उन कमजोर चट्टानों को तोड़कर लावा अथवा मैग्मा बाहर की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार संतुलन जो है वह भी ज्वालामुखी के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। नेक्स्ट है दबाव में कमी। दबाव में कमी का मतलब है कि जो भूपृष्ठ है, इस भूपृष्ठ में जब कोई चट्टान कमजोर हो जाती है भूकंप के कारण या अन्य क्रियाओं के कारण, तो कमजोर होने के कारण दबाव कम होता है। तो दबाव कम होने के कारण जो आंतरिक भाग में मैग्मा है वह चट्टानों को तोड़कर आसानी से बाहर निकल आता है। आपने देखा होगा कि जो अधिकांश ज्वालामुखी निकलते हैं या विस्फोटित होते हैं वह सागरीय क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सागरीय तली है उसकी मोटाई कम पाई जाती है। तो वहां पर कम मोटाई के कारण आसानी से जो मैग्मा और जो गैस जलवाष्प है वो उस क्षेत्र को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट बात करें प्लेट विवर्तन की। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे से ये यूं कह सकते हैं कि जो स्थल का जो भाग है, स्थलीय भाग है, वह दृढ़ और कठोर चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। किसके अनुसार? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार। तो स्थलीय भाग पृथ्वी है, तो पृथ्वी का स्थलीय भाग है और इसमें नीचे की ओर दृढ़ व कठोर प्लेटें पाई जाती है और इनसे मिलकर ही स्थलीय भाग का निर्माण होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें आमने सामने क्रिया करती है, समझना, दो प्लेटें, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, दोनों एक दूसरे के आमने सामने क्रिया करती है, संचलित होती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट होती है और एक होती है कम घनत्व वाली, तो अधिक घनत्व के कारण वो नीचे की ओर, कम घनत्व के कारण ऊपर की ओर हो जाती है। तो दो प्लेटों के मध्य अपसारी और अभिसारी किनारों के मध्य संचलन होता है, तो एक नीचे और एक ऊपर की ओर हो जाती है। ऐसा होने से अब समझना है इस चीज को, इसका घनत्व ज्यादा या यूं कह सकते हैं इसका घनत्व ज्यादा इसका कम, तो ये दोनों आपस में टकराएगी तो अधिक घनत्व के नीचे, ध्यान रखना, अधिक घनत्व के नीचे और कम घनत्व की प्लेट ऊपर की ओर हो जाती है। तो इन किनारों से यानी कि ये नीचे की ओर जाएगा तो ये किनारा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगा। मैग्मा में परिवर्तित होते ही यहाँ पे मैग्मा चैम्बर में मैग्मा की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी और यह बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है। तो इन दोनों किनारों के मध्य से, अपसारी और अभिसारी किनारों के मध्य से मैग्मा बाहर निकल आता है। तो इस क्रिया से भी ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मैग्मा के दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो महासागरीय प्लेटों के द्वारा निर्मित मैग्मा और एक महाद्वीपीय प्लेटों के द्वारा निर्मित मैग्मा। जैसे अगर हम बात करें महासागरीय मैग्मा की, तो इसमें हम शामिल कर सकते हैं अंटार्कटिक मैग्मा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, महासागरीय प्लेट के द्वारा हुआ है। अगर हम और आगे बढ़े इसके बारे में कि ये मैग्मा क्या होता है जानना जरूरी है। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ मैग्मा और लावा। तो अभी देखते हैं कि ये मैग्मा और लावा होता क्या है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थ कौन कौन से हैं। इसी में मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो ज्वालामुखी क्रिया गठित हो गई तो उससे निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गैसीय पदार्थ। यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें जो गैसीय रूप होता है उसका लगभग दो तिहाई मतलब लगभग 65 से 90% किसका भाग होता है, जलवाष्प होता है, वह होता है 65 से 90% भाग किसका होता है, जलवाष्प का होता है। तो गैसीय पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि विस्फोट होता है। तो विस्फोट में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक चीज समझना कि ज्वालामुखी विस्फोट होता क्या है, कैसे होता है और इसकी संभावनाएं कैसे बनती है।
तो ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है कि यानी कि किसी भी क्षेत्र में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे पहले क्या होता है, उस क्षेत्र में अचानक से क्या होता है, जहां पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। पहली बात तो क्या, उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। दूसरी बात, उस क्षेत्र के आसपास यानी कि उस एरिया में जो नदियां बहती है उनका जल स्थिर हो जाता है। दो चीजें हो गई, एक तो उस क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों का जो प्रवाह है वह स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तीसरी बात, अगर यह क्रिया ज्वालामुखी की क्रिया समुद्री क्षेत्रों में होती है तो समुद्री क्षेत्रों में पानी में गति उत्पन्न होने लग जाती है, तेज गति उत्पन्न होने लग जाती है, और साथ ही साथ भूकंप के झटके, चाहे स्थलीय क्षेत्र में हो चाहे जलीय क्षेत्र में, भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस होने लग जाते हैं। और ये क्रिया लगातार होती रहती है, तेज आवाज आती है, भूमि के अंदर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है। और साथ ही साथ हम अगर बात करें और क्या होता है, तो समुद्री लहरें उत्पन्न होती है, और फिर अचानक से उस भूमि के क्षेत्र में क्या होता है, विस्फोट होता है। और विस्फोट में सबसे पहले जलवाष्प, गैसें, धूलकण, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी कण आदि निकलते हैं, उसके बाद में लावा प्रकट होता है। तो ये ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया हो गई। तो इसमें कौन कौन सी चीजें निकलती है, या कौन कौन सी गैसें निकलती है, तो गैसीय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जलवाष्प आदि, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की हानिकारक या जहरीली गैसें निकलती है जो आसपास के पर्यावरण को दूषित कर देती है और आसमान में फैलकर दृश्यता को कम कर देती है। नेक्स्ट बात करें हम ठोस पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं। नियंडर क्या होते हैं, सियंडर के नाम से इनको जाना जाता है। और ये सियंडर क्या होते हैं, नकुले, जो चट्टानें होती है, चट्टानों के नुकीले भाग यानी कि जो कांटेदार चट्टानें होती है, छोटे छोटे टुकड़े, तो उनको सिंडर के नाम से। इसके अलावा ब्रेसिया होता है छोटे छोटे दानों वाले, यानी कि जो हम बात करें दाने होते हैं ना, जैसे कि मटर के दाने से छोटे दाने, चना होता है उसके दानों के समान जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के, उनको। इसके अलावा टब क्या होते हैं, जो गैस होती है, गैस के साथ राख निकलती है, चट्टानों की राख, उसको टब के नाम से जाना जाता है। और लेपेली क्या होता है, मटर के दाने के समान चट्टानें, छोटे छोटे टुकड़ों में मटर के दाने होते हैं, उनके समान जो चट्टानें निकलती है या जो चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं उनको लेपेली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उसमें गैसीय पदार्थों के बाद में चट्टानों के छोटे, बड़े, मध्यम और विशाल टुकड़े बाहर की ओर निकलते हैं विस्फोट के साथ। नेक्स्ट है, एक इसमें और आता है प्यूमिक अथवा इसको भाजा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बड़े शिलाखंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें द्रव्य अवस्था में क्या आता है, लावा आता है। अब लावा क्या होता है, लावा और मैग्मा दो चीजें हैं, समझना, लावा मैग्मा, तो ये होता क्या है। अब एक ही चीज है लेकिन इसके रूप अलग अलग है। हम बात करें मैग्मा की, तो मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा में होता है लावा प्लस गैसें प्लस जलवाष्प, यहां लिख देता हूं जलवाष्प। मैग्मा किसे कहते हैं, जब उसमें लावा, विभिन्न गैसें और जलवाष्प हो, यानी कि जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो क्या निकलता है, उस समय मैग्मा निकलता है। और मैग्मा के साथ क्या होता है, जलवाष्प, गैसें और राख कण, धूलकण, बहुत सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं। जब धरातल पर मैग्मा प्रकट होता है तो उसमें से गैस, जलवाष्प क्या होते हैं, वायुमंडल में उछल जाते हैं या चारों ओर फैल जाते हैं, और फिर क्या बचता है, लावा। तो समझ गए इस चीज को कि मैग्मा में क्या होता है, लावा प्लस गैसें और जलवाष्प होता है। जब मैग्मा से जलवाष्प और गैसें अलग हो जाती है तो उसे लावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो लावा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो गाढ़ा लावा और एक पतला, जिसे हम बोलते हैं अम्लीय लावा और पैथिक लावा। और इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, कैसे, यानी कि जो सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका की प्रतिशत मात्रा,
के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फेल्सिक लावा, दूसरा है मध्यस्थ लावा और तीसरा है मैफिक लावा। तो इसमें सिलिका की जो प्रतिशत मात्रा है फेल्सिक लावा में 76% तक पाई जाती है और यह कैसा होता है, गाढ़ा होता है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो वो लावा कैसा होता है, गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होने की वजह से वो क्या होता है, वो तरल नहीं होता और वह जल्दी क्या कर लेता है, एक शंकु का निर्माण कर लेता है, अर्थात दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं फैलता। और इसके अलावा मध्यस्थ यानी कि मध्यम वाला, जिसमें 58% सिलिका की मात्रा होती है, और एक होता है मैफिक लावा जिसमें 49% तक सिलिका की मात्रा पाई जाती है, अर्थात ये तरल अवस्था में पाया जाता है। अब लावा 2 प्रकार का हो गया, अम्लीय और क्षारीय, 2 प्रकार का हो गया। तो इसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो अम्लीय लावा होता है ये गाढ़ा होता है, सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है, यानी कि 76% है, इससे अधिक पाई जाती है। और यह कैसा होता है, इसका जो रंग होता है वह पीला, रंग कैसा होता है, पीला रंग, पीला, और कैसा होता है, गाढ़ा होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पैठिक की तो इसका रंग काला, रंग इसका कैसा होता है, काला होता है। इसके अलावा अगर हम एक बार इसका रिवीजन देखें तो समझना है इस चीज को कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी में जो गठित होने वाली जो आंतरिक शक्तियां होती है तो उसमें एक आता है भूकंप। तो भूकंप के समान ज्वालामुखी भी एक आकस्मिक और क्षणिक घटना है जो शीघ्र ही अपना रूप धरातल पर दिखाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा चैम्बर है उसमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न जो गैसें, जलवाष्प और जो लावा होता है वह चट्टानों को तोड़कर धरातल पर प्रकट होता है, तो उसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और इस संपूर्ण क्रिया का अध्ययन ज्वालामुखी विज्ञान में किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के लिए जो प्रमुख कारण है उसमें है पहला भूगर्भ का उच्च तापमान, दूसरा है गैसीय एवं जलवाष्प की उत्पत्ति, थर्ड है असंतुलन, फोर्थ है दबाव में कमी, और फिफ्थ है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है जो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करें ज्वालामुखी उद्गार के पदार्थ। तो 3 प्रकार के पदार्थ, पहला गैसीय पदार्थ, ठोस पदार्थ और द्रव्य पदार्थ अथवा द्रव्य अवस्था में निकलने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार हमने ये देखा इसका एक परिचय। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।